नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास देख रहे हैं आप और समय हो चुका है खबरों के डेली डोज का। आशा करते हैं आप सब कुछ ठीक होगा, कुशल मंगल आप लोग होंगे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ खबरों के डेली डोज में, वो तमाम खबरें लेकर के जो रोज़ाना देश और प्रदेश में घटती है और उनकी जानकारी देने के लिए मैं इसी वक्त आता हूँ ताकि राजनीतिक मायनों में क्या चल रहा है, अपराध की दृष्टि से क्या चल रहा है, अगर कुछ नया वर्क गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, कुछ विकास की नई कहानी लिखी गई है तो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं खबरों के डेली डोज में रोज़ाना आपसे मिलता हूं और ये जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ समाज में चल रहा है सरकारों के जरिए और क्या कुछ हकीकत में ज़मीनी धरातल पर उतरता है। चलिए आज के मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल आज का मुद्दा जो है वो राजस्थान विधानसभा से जुड़ा हुआ है, यानी कि आज जो मैं बात करूंगा वो बेसिकली पार्लियामेंट कैनवास इसको बोल सकते हैं या राजनीतिक पॉलिटिकल कैनवास इसको बोल सकते हैं। राजस्थान विधानसभा की चर्चा इस समय सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हो रही है। कारण उसका साफ है। देखिए, बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में इस समय राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जो धुआंधार बैटिंग है वो ज़बरदस्त चल रही है। जब से बजट सत्र का आगाज हुआ है, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ऐसा एक भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या विपक्ष के अन्य कांग्रेसी विधायक हों, सरकार को चारों तरफ से घेर करके एक प्रकार से उन मुद्दों की याद दिलाई जा रही है जो सरकार ने जिन मुद्दों में कमी छोड़ रखी है। हालांकि सरकार की तरफ से भी माकूल जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि इसका जिक्र मैंने एक दिन पहले भी किया था, वो ये जिक्र किया था कि ब्यूरोक्रेसी और सत्ता पक्ष के विधायकों या मंत्रियों में एक तालमेल का अभाव है। ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी या तो मंत्रियों को वो तमाम जानकारी मुहैया नहीं करा पा रहे ताकि विपक्ष के सवालों का माकूल जवाब दिया जा सके। चलिए सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा आज किस तरीके से राजस्थान विधानसभा के पटल पर सत्ता पक्ष के ऊपर हावी रहे। पहले वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपसे आगे की चर्चा करते हैं। और राइजिंग राजस्थान का तो मुख्यमंत्री जी तो कोई भाषण छोड़ते ही नहीं, पता नहीं वो लिखने वाले ने कोई राइजिंग राजस्थान वाले कोई उद्योगपति से पैसे ले रखे हैं, क्या ले रहे हैं। घोषित राशि थी 28.27 लाख करोड़ रुपए, धरातल पे 6 करोड़ 15 लाख रुपए। ये आपके राइजिंग राजस्थान की सच्चाई। और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी आर्थिक समीक्षा 2025-26 की रिपोर्ट कह रही है। आप बताइए, 5 थानेदारों को सस्पेंड करके क्या आईजी, एसपी, डीजी कोई बच सकता है? 5 थानेदार सस्पेंड किए। वो थानेदार इसलिए सस्पेंड किए कि तुम अकेले ही खा रहे हो, हिस्से की बात हुई थी, हिस्सा कहां गया? इस बजरी के खेल को राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके खत्म कर लो, वरना 20% लोग दोबारा इस सदन में आएंगे, इससे ज्यादा सदन में आने वाले नहीं हैं। चलिए, कुल मिलाकर के आज जो आपने सुना वो वाकई में ज़बरदस्त था। यानी कि विधानसभा में चर्चा इस समय सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा की चल रही है और मेरे पास जो अमूमन आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, डायलॉग्स तो इन दिनों डोटासरा की जो बयानबाजी है उसमें ज़बरदस्त सामने आ ही रहे हैं। और तो शांति धारीवाल भी पूरे मूड में थे। उन्होंने डॉलर की जो कीमतें बढ़ रही है उसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी की उम्र से कर दिए और एक व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा कि जिस डॉलर को नीचे गिराने की बात हो रही थी, आज वो डॉलर पीएम मोदी की उम्र से ज़्यादा आगे जा चुका है। सरकार को सोचने की आवश्यकता, ये शांति धारीवाल का कहना है। अब डोटासरा जी की बात पर आ जाते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर राइजिंग राजस्थान को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें 28.27 लाख करोड़ के एमओयूज का सरकार का दावा था, लेकिन जमीनी धरातल पर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आंकड़ा है 6 करोड़ 15 लाख तक पहुंचता है। यानी कि सरकार अभी भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है जिसका दावा किया गया था। बजरी को लेकर कहां से हमलावर रहे और उन्होंने सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोला और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी जारी की है कि बजरी के मामले पर या तो सरकार, हमसे भी हमारे कार्यकाल के दौरान गलतियां हुई हैं, हम भी नहीं संभल पाए थे, अब वो वक्त आपके पास में, अगर आप भी नहीं संभले तो गाड़ियों की स्टिकर पर एक्स एमएलए लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीधे तौर पर कहा, सिर्फ 5 थानेदार सस्पेंड करने से बजरी की मिलीभगत पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। आप और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये तय करें कि
आखिर चल क्या रहा है, गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, कार्रवाई कैसे हो, तो शायद इस पर लगाम लगाई जा सकती है। वरना सरकार के पूरी तरीके से पुलिस वाले मजे ले रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। और सीधे तौर पर जो राजस्थान के एमओयूज हुए हैं उस पर भी उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि गुजरात वाले माल लूट करके ले जा रहे हैं, फर्जी नाम से कई कंपनियां बना रखी है, उसको ले करके आप हम यहाँ पर हंस रहे हैं, लेकिन गुजरात के लोग राजस्थान का माल कमा कमा करके गुजरात लेकर के जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर व्यंग जो है वो सीएम भजनलाल के ऊपर था कि आप उनको मौका दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आज और हुई कि पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ट्रेंड कर रहा है खाना खाते हुए, जो हूबहू देखने में ऐसा लगता है, मान लीजिए माना जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा की हम शक्ल है। नरेश सिंधी उनका नाम है और लाडनू के रहने वाले। दरअसल वो व्यक्ति आज विधानसभा पहुंचा और गोविंद सिंह डोटासरा ने उस व्यक्ति को अपना धर्म भाई बताया। यानी कि आज की जो अमूमन झांकियां थी विधानसभा में गौर करने वाली, वो तमाम ये झांकियां थी गोविंद सिंह डोटासरा की बैटिंग, राजनीतिक बैटिंग, ये काफ़ी ये माना जाए काफ़ी ज़बरदस्त रही सरकार की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री जिस दिन सत्र का अंतिम दिन होगा या जो आसन के द्वारा जो समय तय किया जाएगा, उस दिन इन तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब देंगे और शायद उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे जो प्रश्न विपक्ष की ओर से पहुंचे जा रहे हैं। चलिए अब इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ में लगातार वही लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, राजनीति की समझ है, जानते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ से मुद्दे लेकर के ऑफिस आते हैं, फिर हमारी चर्चा होती है तो उसके मायने क्या निकल करके आते हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ ब्रजेश शर्मा मौजूद है, आप लगातार मेरे साथ इनको स्क्रीन पर देखते होंगे। ब्रजेश, गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर है और ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है और ये भी नहीं बोल रहे, खुद के कार्यकाल की गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। बजरी के मामले पर हमसे नहीं हो पाया तो हमारी सरकार चली गई, आपसे नहीं हो पाएगा तो गाड़ी पर एक्स एमएलए लिखने में समय नहीं लगेगा और एक्स छोटा सा होगा, आप लिखवाएंगे एमएलए बड़ा बड़ा। यानी कि आज आप आज भी एमएलए हैं। यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से सरकार को घेरने में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कई दिनों से हमलावर हैं, जब से सत्र कैमरे की ओर देखना पड़ेगा आपको, वरना जनता आपको नहीं जान पाएगी कौन बोल रहा है। जब से बजट सत्र का शुरुआत हुआ है तब से वो लगातार हमलावर है। इसलिए हमलावर है क्योंकि मौके ऐसे आ रहे हैं, ऐसे उनको मौके दिए जा रहे हैं, मुद्दे दिए जा रहे हैं, जिससे वो लगातार हमलावर है। आप देखिएगा, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बजरी माफिया का मुद्दा हो, चाहे वो थाना अधिकारियों को सस्पेंड करने का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ से लूट के माल ले जाने का मुद्दा हो, लगातार फ्रंट सीट पे खेल रहे हैं। उनको रोकने के लिए एक ही जरूरी काम करना पड़ेगा सरकार को। सरकार को यही देखना होगा कि आखिर लीक हो कहाँ रहा है, कहाँ हम पीछे हट रहे हैं, कहाँ हम पीछे हैं। नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि बजट का जब अंतिम घोषणा होगी या आसन के द्वारा जो मुख्यमंत्री के वक्तव्य का जो समय तय किया जाता है, उस समय मुख्यमंत्री का जो भाषण सदन के अंदर होगा, क्या उसका इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो विपक्ष लगातार भारी पड़ रहा है। हाँ, और सिर्फ डोटासरा नहीं, धारीवाल को आप ले लीजिए, आप टीकाराम जूली को आप ले लीजिए, मतलब कोई भी नहीं, जबरदस्त बैटिंग। नहीं, धारीवाल लगातार पिछले कई कार्यकालों में भ्रष्टाचार के मसलों से घिरे रहते थे, हालांकि वो भी इस बार काफी भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो इनको बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि आखिर चूक हो कहाँ रही है। चूक असल में हो इसलिए रहा है क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ेगा, फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। अब बीजेपी हमेशा बैक फुट पर खेलेगी। पिछले कई सत्रों में आप देखिए राकेश जी कि बीजेपी हमेशा बैक फुट पर खेल रही है। अब आप हर बात पर मुख्यमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा तो इतनी बड़ी टीम का क्या, हर बात पर वही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हमने पिछले चर्चा में इस बात को दोहराया था, आपको अच्छे से याद होगा कि अधिकारी वर्सेस सरकार हो गया है। सरकार की अधिकारी सुनते नहीं है, एमएलए की सुन नहीं रहे, तो आखिर काम होगा कैसे? तो विपक्ष जाहिर सी बात है कि हमलावर रहेगा। मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल का अभाव है ताकि प्रॉपर जवाब नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा बहुत संजीदा मुख्यमंत्री हैं और वो इस विधानसभा सत्र को बेहद क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था विपक्ष के जो भी सुझाव होंगे मानेंगे उनको। और मुझे लगता है कि इनके जो सुझाव हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब के, वो देख रहे होंगे और उनको लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है इस पर एक्शन तो लेना। सकारात्मक राजनीति भजनलाल रही है हमेशा से। उमंग जी से बात करते हैं। उमंग जी अक्सर भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं। उमंग भाई, ये मतलब माना जा सकता है, देखिए मुख्यमंत्री जी की एक खास बात मैंने देखी है अपने इस कार्यकाल में जितना समय उनको हुआ है, दरअसल वो वाकई में संजीदा व्यक्ति हैं और उन मुद्दों को बड़ा
करीब से लेते हैं, खासतौर पर आप पेपर आउट का मामला हो, OMR सीट वाला मामला हो, जिस तरीके से जांच चल रही है, SIT बनाई गई है, SOG उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर एक अपने पशुपालन महामंत्री को इतना फ्री हैंड देना कि वो पूरे राजस्थान में घूम करके और उन अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मार सके, वरना रोका जा सकता था। यानी कि उनको कहा आप पकड़िए उन लोगों को जो गुनहगार है। यानी कि एक प्रकार से सरकार का जो मुखिया है वो संजीदा व्यक्ति में मान सकता हूँ, लेकिन सरकार का मुखिया इतना संजीदा है तो सरकार की योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो उस तरीके से जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषण का इंतजार है? राकेश जी, इसमें मेरे को ऐसा लगता है, ये पूर्णतः ये मेरे विचार हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन मैंने जो एनालाइजेशन किया है, न सिर्फ राजस्थान में भाजपा की सरकार को, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, आप एक पैटर्न देखिए। इन सरकारों जो नई नई सरकारें बनी है, हालांकि तीन टर्म योगी जी के हो चुके हैं, 3 टर्म उत्तराखंड में हो चुके हैं, हरियाणा में तीसरी बार है, लेकिन इनसे पहले जो भी थे, जैसे वसुंधरा जी थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, या हम भाजपा की ही जब सरकार थी योगी जी से पहले, या उत्तराखंड में धामी जी से पहले, और वर्तमान में हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, उससे पहले खट्टर जी की जो सरकार थी, या राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तब जो भी मुख्यमंत्री था किसी भी राज्य में बीजेपी का, वो चुप करके बैठता था और अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों को कमान दे रखी थी कि अब तुम बोलो। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वर्ड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से जो क्षत्रप उभरे, मुख्यमंत्री पद के अलावा जो क्षत्रप उभरे, जिन्होंने समय समय पर आकर बगावत की, भले ही अपने पद को लेके, अपनी पहचान को लेके, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा के केंद्रीय संगठन ने, हो सकता है कि ये आदेश दे दिए हो कि अब सिर्फ मुख्यमंत्री ही सबका जवाब देगा। इसीलिए भले ही आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान, योगी जी की बैटिंग जारी है। मैं वही कह रहा हूं, योगी जी की बैटिंग बिल्कुल जारी है। योगी जी है मुख्यमंत्री, योगी जी के अलावा और कोई नहीं बोल रहा है। सेम टू सेम पैटर्न क्या पता राजस्थान में भी फॉलो किया जा रहा है। मुख्य जवाब देगा बिल्कुल। मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में जब मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण हुआ था राज्यपाल के उस पर, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की 2 साल बनाम 5 साल बार बार जो बीजेपी के लोग बोलते थे और विपक्ष ने उनको चुनौती दी कि आइए हम बहस को तैयार हैं, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीट से बोला था कि मैं खुद बहस के लिए तैयार हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इन तमाम चीजों का जवाब मुख्यमंत्री खुद अपने अभिभाषण में दे। सार्वजनिक मंचों से भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति की अगर बात करें तो हम उसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। कमियां हर सरकार से हो सकती है, लेकिन उसमें लूप होल कहां पर है, कहां पर चीजें सुधारने की आवश्यकता है, यही दायित्व विपक्ष का है। राकेश जी, इस बात का सबसे अच्छा सकारात्मक पहलू आप यही देख लीजिए कि जो विपक्ष राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जो विपक्ष पहले अपनी गलती बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता था, कम से कम आज उस विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासर साहब ने अपनी गलती मानी तो सही कि हमसे बजरी कंट्रोल नहीं हुई। और आज जो वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, अपनी पिछली बार भी अपनी एक किसी चर्चा में ये बात हुई थी कि आज विपक्ष जिन भी चीज़ों के आरोप लगा रहा है, भले ही वो बजरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, सबसे बड़ी बात है विपक्ष में आकर ब्रिजेश ने भी एक बार आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का उदाहरण दिया था, तो उस समय भी मैंने बोला था कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो उस समय आपने क्या किया? कम से कम डोटासरा जी कभी बोलेंगे कि पेपर लीक में भी हमसे गलती हुई है? बिल्कुल, हम अगर उन्होंने बजरी के लिए बोला है तो हम तो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, बोलेंगे कभी इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि को लेकर के बोला है, क्या बोला जाएगा कि बेरोजगारों के साथ में अन्याय हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था जब पत्रकारों की बात हुई थी, टीवी चैनल्स की बात हुई थी कि जो सरकार के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उस बात पर मैंने कहा था कि मेरे को वो समय भी ध्यान है जब एक किसी पत्रकार ने गोविंद सिंह डोटासर साहब से कलाम कोचिंग के बारे में सवाल किया, उस पत्रकार का कांग्रेस में घुसना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं, जिस प्रकार से बजरी के लिए डोटासर साहब बोले हैं, तो पेपर लीक या फिर कलाम कोचिंग के लिए भी बोले। मेरे एक चीज और है इसमें, पेपर लीक का नाम आते ही किस तरीके से डोटासरा साहब का बीपी हाई हो जाता है और वो तुरंत इस बात पर आ जाते हैं कि 20 सालों की जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपके 5 साल के कार्यकाल में जो हुआ, बेरोजगार ने आपको सत्ता से बाहर किया, आपने उस पर आज तक स्वप्रेरणा से क्यों नहीं बोला सदन में आकर के कि हमसे गलतियां हुई थी? क्या उनके ऊपर दबाव है?
देखिए जिस तरह से डोटासरा साहब फ्रंट पे खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि आलाकमान का तो साफ संदेश दे दिया गया है कि आप फ्रंट फुट पे खेलिए। लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा में उन्होंने एक्सेप्ट किया है बजरी को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकारें जाती हैं उनकी गलतियों से ही जाती हैं, और आगे भी सरकारें जाएंगी जिनकी गलतियों से जाएंगी, इसलिए जाएंगी क्योंकि उन्हें गलतियां कर रहे हैं, मान नहीं रहे बात। अगर डोटासरा साहब मान रहे हैं कि बजरी में हमसे गलती हुई है, अगर आज वही गलती दोहराई जा रही है, तो हमारे संजीदा मुख्यमंत्री को ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं पेपर लीक की गलती को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये उनके स्वविवेक पे निर्धारित है कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन उससे पहले जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार, आज खुद भजन लाल सीएम है, उनको एक्शन लेने से किसने रोक रखा है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सरकार को एक्शन बार बार एक मंत्री आते हैं, चैलेंज करते हैं कि हम डोटासरा साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, कल गिरफ्तार कर देंगे, 15 दिन के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। केवल ये और बेरोजगार उम्मीद में जी रहा है। बेरोजगार हमारा क्या पता सुबह उठते गिरफ्तार हो जाएगी। जो अभी मोहन जी जिस बात को दोहराते, काम कोचिंग से लेकर तमाम बातों, भाई रोका किसने आपको? अब तक किसने? आपके पास पूरा तंत्र है, एसीबी है, फलाना ढिमकाना जो भी है, युवा यही चाह रहा है कि आप रोक आइए ना, पकड़िए ना। अगर डोटासरा गलत है तो आज सदन में दहाड़ रहे हैं आपके सामने ना, पकड़ के ले जाइए ना। आज वो नेता कहाँ है जो बोला करते थे कि आरपीएससी के रीसफल की आवश्यकता है? आज क्यों नहीं बात हो रही इस पे? आज अच्छा आप समझिए, सचिन पायलट भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि मुझे ध्यान है अपनी ही सरकार को घेरने के लिए या फिर बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए सचिन पायलट साहब ने अजमेर से लेके जयपुर तक एक पैदल मार्च निकाला था। आज वही सचिन पायलट साहब चुप है। मुकेश के साथ जो मंच साझा किया गया था, उस समय सचिन पायलट ने खुद ने कहा था जादूगरी से पेपर कैसे बाहर आ जाता है। मैं वही कह रहा हूं, और आज वो खामोश है। इस बार स्थिति ये है, आप देखिए ना कि केवल जादूगरी से पेपर ही लीक नहीं हो रहे हैं, इस बार तो ओएमआर गायब हो जा रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा ना सीएम साहब को, क्योंकि इस बार उनकी सरकार के ऊपर तोहमत लग रही है। आपका मंत्री ये खुद जाके सदन में कह रहा है कि इतने करोड़ों के खाद बीज के लेकर होगा। आपके मंत्री को ग्राउंड पे जाके पकड़ना पड़ रहा है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? इतने निकम्मे अधिकारी आपने बना रखे। अगर ये निकम्मे कांग्रेस सरकार की वजह से, तो हटाइए ना उनको। किसने रोका आपको? हटाइए, सस्पेंड करिए। ये बात तो राकेश जी हम कई मर्तबा कर चुके हैं, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं, भले भाजपा की करें, कांग्रेस की करें, किसी भी पार्टी की करें, लेकिन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा खुश होता है कि हमारी मेहनत से या जनता के सपोर्ट से हमारी सरकार बनी। उसके बाद वो कार्यकर्ता खुश होता है कि हमारी सरकार है तो कम से कम हमारे काम होंगे। यहाँ पे मैं काम से मतलब बात ट्रांसफर और पोस्टिंग के बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उनके गांव के, उनकी सड़क के, उनकी बिजली के, उनके पानी के, उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जनता उनसे उम्मीद करती है कि हमने आपके कहने पे आपकी सरकार लाई, अब आप हमारे काम कीजिए। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ये चाहता है, लेकिन जब वो काम नहीं होते तो कहीं ना कहीं नाराजगी आती है। कई लोग तो चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन कई लोग किरोड़ी लाल जी की तरह, कालीचरण सराफ की तरह मुखर होकर बोलते हैं। ठीक है, चलो लौटेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं कंक्लूजन पे आऊँगा। उससे पहले एक बात और है। आज खबरों के डेली डोज में एक जानकारी आपको देना एक और आवश्यक है। राजधानी जयपुर में ये राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अब सामाजिक मुद्दों में आम आवाम के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि शिवरात्रि के महापर्व पर जयपुर के चौड़ा रास्ता में एक प्रसिद्ध मंदिर है ताड़केश्वर महादेव का, और वहाँ पर जो है भक्तों के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। उमंग माथुर और ब्रजेश दोनों उस घटनाक्रम को कवर करने के लिए गए थे। एक बार वो जानकारी भी आपको दे देते हैं, क्या कुछ उसमें अपडेट है, क्योंकि जो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो खासे नाराज हैं और सरकार से उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उमंग जी जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या, अपडेट उसमें अभी तक क्या था कि जी राकेश जी, यहाँ पर भी वही बात है, पूरा मामला भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है। प्रशासन सरकार के ऊपर हावी हो रहा है। सरकार का हर एक मंत्री, भले ही भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, ताड़केश्वर जी हो, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हो, हर जगह हर एक सरकार का मंत्री सरकार में शामिल होने से पहले, उसके बाद, निकलने के बाद, सरकार बदलने के बाद हर उस जगह जाके अपना माथा टेकता है। तो क्या प्रशासन को ये नहीं देखना चाहिए? कल जो शिवरात्रि आई, ऐसा कहते हैं अद्भुत संयोग कल था, 100 साल के बाद में ऐसी शिवरात्रि आई, तो बहुत जाहिर सी बात है कि भगवान शिव के हर एक शिवालय में, भले ही वो ताड़केश्वर जी हो, झारखंड महादेव हो, या पूरे भारतवर्ष के कोई से भी शिवालय हो, किसी के घर के अंदर बना हुआ शिवालय भी हो, वहां पर भी भीड़ लगना लाजमी था। और उस भीड़ को कंट्रोल करना जाहिर सी बात है प्रशासन के हाथ में। लेकिन ऐसी जगह पे हमने देखा है जहां पर भक्ति की आस्था बह रही हो, वहां पर भक्त अपने आप कंट्रोल होते हैं। लेकिन वहां पर आकर एक प्रशासनिक अधिकारी ने, पुलिस के एक एसआई ने, सुरेश कुमार जिनका नाम है, उन्होंने आकर
वही जैसा ब्रिजेश बात करते हैं स्वविवेक, उन्होंने स्वविवेक ऐसा देखा कि चलो मेरे को भीड़ कम करनी है, तो स्वविवेक में उनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बाहर आ गया, वो स्वतः प्रेरणा से उनका गुस्सा बाहर आया, पुलिस वाला हावी हो गया भक्तों पर, और यहाँ तक कि पुजारी परिवार पर 4 प्रहर, मेरे को उनके नियम नहीं पता, लेकिन जो पुजारी परिवार ने मेरे को बताया 8 प्रहर होते हैं उसमें। वो किन्हीं प्रहर की पूजा होती है और तीसरे प्रहर की वो पूजा कर रहे थे, उसमें पुजारी परिवार भी शामिल था, भक्त भी शामिल थे। पर्टिकुलर उस समय पर भीड़ को कंट्रोल करने के बहाने से, यह हो सकता है वो कर भी रहे हो, लेकिन श्रद्धा और भक्ति हमारे देश में बहुत बड़ी चीज है, उस भक्ति और श्रद्धा को ठेस पहुंचाई गई, ऐसा पुजारी परिवार का कहना है। वहाँ जो आज जो भक्त वहाँ मौजूद थे उनका कहना है कि वो जूते और बेल्ट पहनकर वो गर्भगृह तक पहुंच गए, मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए। पुजारी परिवार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन तक से धक्का मुक्की हुई है, मैंने देखा है। और आज अब अपडेट ये है राकेश जी, पुजारी परिवार अड़ा हुआ है सस्पेंशन के लिए। आज उन्होंने 4 घंटे का अल्टीमेटम भी पुलिस प्रशासन को दिया था, पुलिस प्रशासन वहाँ आया, पुजारी परिवार को समझाया कि आपकी शिकायत आते ही, आपके अल्टीमेटम से पहले ही हमने उस पुलिस के एसआई सुरेश कुमार को हमने एपीओ कर दिया है, 3 दिन का आप हमें समय दीजिए, 3 दिन की जांच हमने बिठाई है, जांच के बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन पुजारी परिवार अड़ा हुआ है, डटा हुआ है कि हमें सस्पेंशन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कुल मिलाकर के खबरों के डेली डोज में ये तमाम चीज़ें थी। आज का दिन काफ़ी अस्त व्यस्त रहा, विधानसभा में का शोरगुल हो हल्ला आपने जो है देखा होगा, और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, तमाम लोग सरकार को एक प्रकार से घेरने में पीछे नहीं हट रहे। ताड़केश्वर मंदिर का विवाद जो हुआ, हालांकि उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से जो पुजारी परिवार है उसके साथ लगातार वार्ताएं की जा रही है, जल्द मामला सुलझ जाएगा, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ में इस प्रकार का कड़ा व्यवहार ठीक नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं लौट कर के विधानसभा पे आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से विधानसभा का माहौल है वो अपने आप में इन दिनों बड़ा रोचक बना हुआ है, और विधानसभा में बैठने के साथ ही ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में व्यंग्यात्मक तीरों के बाण जो चलते हैं वो वाकई में राजस्थान के विकास की नई कहानी कैसे गढ़ी जाए उसको लेकर के वो चलते हैं। और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं है, सत्ता पक्ष के मंत्री भी पीछे नहीं है, यानी कुल मिलाकर के एक विकास की बयार राजस्थान में कैसे बहे इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक्टिव है। लेकिन हाल फिलहाल के दौर में विपक्ष प्रो एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस दिन मुख्यमंत्री का बजट के दौरान जो भाषण होगा, बजट सत्र के दौरान जो भाषण होगा, जिसमें वो तमाम सवालों का जवाब देंगे और कुछ घोषणाएं भी करेंगे, तो शायद वो इन सबसे ज़्यादा रोचक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तमाम कार्रवाइयों को बड़ी संजीदता से देख रहे होंगे और विपक्ष के नेताओं के उन तमाम बयानों को भी बड़ी ये मान के चलिएगा बड़ी सहूलियत से सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जवाब भी तैयार करके बैठ चुके होंगे किस तरीके से विपक्ष को सवालों का जवाब देना है और राजस्थान को विकास के नए पायदान पर लेकर जाना है। खबरों के डेली डोज में आज के लिए इतना ही। लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इन दिनों देश प्रदेश की जो खबरें काफ़ी रोचक है, जिन्हें आपका जानना आवश्यक है, और इसी जानने के लिए आप खबरों के डेली डोज में लगातार मेरा इंतजार करते हैं, और उन्हीं खबरों के साथ मैं हाजिर होता हूं। इसी प्रकार से बने रहिएगा। न्यूज़ कैनवास में अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।